इंग्लिश। और आज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करने जा रहे हैं हम लोग। और आज पूरा सिलेबस होगा आपका, उसमें पाठ्यक्रम होगा आपका, और ये हमेशा रेगुलर क्लास होगा इंग्लिश का। और इस इंग्लिश के क्लास से आप CHSL, SSC के सारे कंपटीशन फेस कर पाएंगे, CGL सब, और अन्य भी जो इंग्लिश जरूरी, जैसे बिहार पुलिस हुआ, बहुत सारे एग्जामों में तो इंग्लिश आती भी नहीं, जैसे कि दरोगा में नहीं आता, PPSC का PT में नहीं आता, PPSC के मैथ्स में नहीं आता, जब तक कि आप इंग्लिश लिटरेचर न लिखोगे। यहाँ तक कि PPSC टीचर में भी इंग्लिश नहीं आता, हिंदी जरूर आता है 30 नंबर का, ठीक है। तो जहाँ जरूरी है इंग्लिश वहां पर आता है, उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश का सिलेबस क्या हो सकता है, तो इंग्लिश का पहले सिलेबस पूर्ण रूप से आप लोग लिख लीजिए, देख लीजिए। और ये सिलेबस जो हम लिखने जा रहे हैं SSC का सिलेबस है, यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर SSC एंड अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अदर्स का मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें इंग्लिश आता है उसके लिए। तो सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है जिसको पढ़ना पड़ेगा, तो स्पॉटिंग द एरर पहला पॉइंट है। स्पॉटिंग द एरर डिटेक्शन, इसको एरर डिटेक्शन कहते हैं, लिखते चलिएगा एरर डिटेक्शन, ठीक है। इस एरर डिटेक्शन में होता क्या है थोड़ा सा जान लेंगे। इसको कहते हैं एरर डिटेक्शन। और एरर डिटेक्शन का मतलब त्रुटि की पहचान। मान लीजिए कि एक वाक्य दे रहता है और उस वाक्य में ऐसे ऐसे करके कई पार्ट दे रहते हैं, यहाँ 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। इस पार्ट को A कहता है, इसको B कहता है, इसको C कहता है और इसको D कहता है। B में हमेशा याद रखिएगा नो एरर लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? नो एरर, ठीक है। और अगर कमजोरी है आपकी इंग्लिश में, कम ज्ञान है, तो याद रखिएगा हमेशा आपको यही आंसर समझ में आएगा। आपको लगेगा नो एरर है, कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो आपको एरर समझ में ही नहीं आएगा। तो किस पार्ट में एरर है, A में कि B में, C में कि D में, यही आंसर देना रहता है। D तो नो एरर है ही, अगर नहीं आंसर तो ऑप्शन D लेंगे एग्जाम में। मान लीजिए कि यहाँ पर दिस इज लिखा है, होना चाहिए दैट इज, तो आपका ऑप्शन A है। मान लीजिए यहाँ पर इज लिखा है, होना चाहिए आर, तो ऑप्शन B है। यहाँ पे कोई टेंस का गलती है तो ऑप्शन C है। समझ में आया बात? तो इस पार्ट को बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, इस पार्ट को बनाने के लिए हमेशा हमें क्या क्या जरूरी होता है, तो सबसे पहले पूरी तरह से ग्रामेटिकल नॉलेज चाहिए आपको। ग्रामर का नॉलेज आपको होना चाहिए। ग्रामर अगर कमजोर है तो आप इस पार्ट को नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कि ये पार्ट नहीं कर, ये समझाया गया है आपको कि ग्रामर पढ़े बिना आपका पहला काम तो नहीं होने वाला है, और ये हर एग्जाम में आता है। थोड़ा सा कठिन है ये, लेकिन ग्रामेटिकल पार्ट को पढ़ेंगे तो अन्य पार्ट जो है वो अपने आप मजबूत होंगे, एक नंबर से आ जाएंगे, भले ही यहाँ पर होगा। किसी किसी एग्जाम में ये 3-4 आता है, किसी किसी एग्जाम में 2 आता है, ठीक है। चलिए दूसरा है फिलिंग द ब्लैंक्स। ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो होता है ना, वो वर्ड पावर पर आधारित है। वर्ड पावर मतलब ये कि आपके पास कितने शब्द हैं और उन शब्दों का प्रयोग करने आपको आता है कि नहीं, सही शब्द का प्रयोग सही स्थान पर करने आता है कि नहीं, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे कि नहीं। और ये फिलिंग द ब्लैंक्स करने का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, ये बहुत टाइप का है। जैसे एक स्टेट आता है, एक लाइन का आया और उसमें कहता है कि आप इसमें से कौन सा वर्ड, 4 वर्ड दिया रहेगा, कौन सा वर्ड फिल करेंगे जो कि अच्छा है, उनमें से सबसे सुटेबल वर्ड कौन सा है। कभी कभी क्या होता है, एक पैराग्राफ दे देता है और पैराग्राफ के बीच बीच में खाली स्थान छोड़ देता है, और उसके लिए कहता है कि मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन ए के लिए, तो कौन सा देंगे, बी के लिए कौन सा देंगे, सी के लिए कौन सा देंगे, ये दिया रहता है। बड़ा बड़ा ABCD दे देता है खाली स्थान में ही, यहाँ पर ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वर्ड पावर आपके पास होना चाहिए। तो वर्ड पावर के लिए आप छोटी छोटी काम कीजिए, जैसे डिक्शनरी का प्रयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिक्शनरी देखेंगे, छोटे छोटे बुक्स पढ़ेंगे और बुक्स पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स वर्ड पावर पर राइट है। उसके बाद देखिए आया है सिनोनिम्स। यहाँ पर होमोनिम्स, सिनोनिम्स और होमोनिम्स का मतलब एक ही होता है, समानार्थक शब्द। क्या मतलब होता है? समानार्थक। समानार्थक शब्द, समानार्थक का मतलब है समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले। और एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम शब्द, विलोम शब्द।
अब विलोम शब्द है, समानार्थक शब्द है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो करना क्या है, एसएससी का 10 से 20 साल के जितने पूछे गए हैं वर्ड्स लगभग वो तो याद रहने चाहिए। दूसरा, न्यूज पेपर के वर्ड्स जो इस समय यूज हो रहे हैं वर्तमान समय में, वो वाले वर्ड्स को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर सीपीओ निकालना चाहते हैं या अच्छा एग्जाम निकालना चाहते हैं एसएससी का, तो आपको न्यूज पेपर को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए स्पेलिंग्स डिटेक्शन, मिस स्पेल वर्ड। सोचिए कि वर्ड पर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एगो फिल इन द ब्लैंक सूची पर आधारित है, सिनोनिम एंटोनिम सूची पर आधारित हो गया। उसके बाद यहां मिस स्पेल क्या करेगा, कहेगा कि 4 मीनिंग दिए हुए हैं, उसमें से एक मीनिंग गलत है, आप उस एक गलत मीनिंग को चूज कीजिए, कौन सा गलत है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है चेयर की स्पेलिंग, चेयर की 3 स्पेलिंग गलत और एक सही, तो हो सकता है कि पूछते कि सही वर्ड कौन सा है। अगर गलत पूछने के लिए कहेगा तो इसमें से कौन सा गलत है, तो सही देगा, एक गलत देगा, लेकिन गलत ज्यादा नहीं पूछेगा, कहेगा सही कौन है, तो 3 गलत देगा, एक सही देगा, ये ज्यादा पूछेगा। तो 3 गलत देगा तो थोड़ा थोड़ा गलत देगा, किसी में आई, किसी में ई, किसी में कुछ गलत देगा, ऐसा देगा। और अगर थोड़ा थोड़ा अगर गलती नहीं पकड़ पाए तो आप स्पेलिंग नहीं पकड़ पाएंगे। तो आपको इसके लिए स्पेलिंग याद करने पड़ेंगे। क्या क्या है, तो सबसे पहले है आइडियम्स एंड फ्रेज। आइडियम्स एंड फ्रेज का मतलब होता है मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, इसमें चला जाए, ठीक है। तो मुहावरे वगैरह पूछ सकता है। तो यहां पर पूछने का पर्पस क्या है, पूछने का पर्पस ये है कि आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, इंग्लिश की समझ है कि नहीं, आखिर ये समझ विकसित करके चाहता क्या है वो। मान लीजिए कि अफसर बनेंगे, आप कुछ भी बनेंगे, लेटर्स लिखेंगे, कुछ भी एप्लीकेशन लिखेंगे, आपके पास कुछ एप्लीकेशन आएगा, कर्मचारी है, मान लीजिए कलर क्या, समझ विकसित रहेगी तभी तो समझ पाएंगे आप कि क्या आया है। सरकार का कुछ टेंडर निकला, सरकार के कुछ नोटिस निकले, तो नोटिस को समझ कैसे पाएंगे आप। इसलिए उतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए एक कर्मचारी को, एक एम्प्लॉय को, इसलिए आपसे जरूरत महसूस की जाती है, कितना चाहिए तो उतना तो आपसे कराएगा ही। दूसरा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 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 अनेक शब्द है और इसके लिए एक शब्द आपको खोजना है। चलिए यहां पर देखिए अच्छा सा इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है जो वाक्य दिया गया है उसे और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्या कहेगा, कहेगा कि एक सेंटेंस दे देगा और कहेगा मान लीजिए कि वहां पर दिया गया है ग्रॉस कुछ भी, और कहता है कि 4 को इसके बदले में हम वर्ड दे रहे हैं, इसके बदले में इन चारों में से क्या लिखा जाता कि सेंटेंस जो है वो इससे अच्छा होता, मतलब ये वर्ड से भी अच्छा बन जाता, इसको कहते हैं इंप्रूवमेंट। बात समझाई। चलिए आते हैं, यहां पर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो मैट्रिक में आप लोग पढ़े थे ना, जो आप लोग टेंस पढ़ते हैं वो एक्टिव रहता है। एक्टिव को पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस से लेकर पास्ट फ्यूचर सबको दिखाना होगा आपको। चलिए यहाँ पर कन्वर्सेशन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब हुआ नरेशन, और नरेशन भी पढ़ना है आपको एग्जाम के लिए। यहाँ कह रहा है कि नरेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ आया बात। इसके बाद है सफिंग एंड सेंटेंस पार्ट। वाक्य के मतलब कि हमको भाग पढ़ने पड़ेंगे, तो वाक्य के भाग में क्या होते हैं वो सब पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया मेरे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, एग्जामों में कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज जो पूछे जाते हैं ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको इंग्लिश का कितना अंडरस्टैंडिंग है, और कॉम्प्रिहेंशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग, बात समझ आई। और जो पैसेज को पढ़ के समझ पाएगा वही उत्तर दे पाएगा।